आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने अपने संस्थान के माध्यम से बीपीएससी टीचर की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है शुरू की है और इस टेस्ट सीरीज़ में मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को 30 प्रश्न जो है वो उपलब्ध करा रहा हूँ और आप सभी इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि टेस्ट का जो विस्तृत एक्सप्लेनेशन है, विस्तार से व्याख्या है, तो वो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो उसी क्रम में आपके समक्ष यह पहला वीडियो है और आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। यदि कोई नए लोग इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो वह मात्र 201 रुपया खर्च करके अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक लगातार टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। और यह टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगी, टीचमेंट ऐप पर होगी। यदि आप में से कोई जुड़ना चाहे तो वह हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9771048617 न, उन पर जो है क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये डेमो टेस्ट पेपर है जो कि पिछले दिनों हुई है, तो उन्हीं का यह प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या कहलाता है। आप जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वह 2πr होती है और वृत्त का जो व्यास होता है वह होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी 2r। तो 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या कहलाता है, आपको पाई कहलाता है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिनका मान 22/7 या 3.14 होता है। अगला प्रश्न जो है वो आपको इतिहास से है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था और 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही आपको सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी और 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मार्ने मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय आपको ब्रिटेन में जो भारत मंत्री थे, भारत सचिव थे, वे मार्ने थे और भारत में जो वायसराय थे वह मिंटो थे। तो इसमें मिंटो ने यह कॉन्सेप्ट दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन का, इसीलिए मिंटो को आपको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पता होगा कि चक्रीय झूला या क्रीम निकालने वाली जो मशीन है या ड्राई क्लीनर है, ये तीनों जो है आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन जो मौत का कुआं होता है, सर्कस में आप लोग देखे होंगे, तो ये जो है आपको अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए इसका सही उत्तर मौत का कुआं होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य प्रार्थना ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक की गगन नाज करे, इसको कब अपनाया गया। आप लोगों को पता होगा कि बिहार का राज्य प्रार्थना है ऐसी परवाज़ दे मालिक की गगन नाज करे, ये चिश्ती के द्वारा लिखी गई है। और आपको बिहार का जो राज्य गीत है वह है मेरी भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार।
तो राजगीत जो है मेरे भारत के कंठार, उसको जो है सत्यनारायण कवि ने लिखा है। और ये जो है आपको राज्य प्रार्थना न, ये है आपको ऐसी परवाज़ दे मानिक। और इन दोनों को जो है 2012 में आपको क्या किया गया था, अपनाया गया था। यानी 2012 में जब बिहार का के स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, क्योंकि 1912 में आपको बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो 100 वर्ष बाद जब शताब्दी समारोह 2012 में मनाया जा रहा था, उसी साल आपको बिहार दिवस के अवसर पर ये बिहार की राज्य प्रार्थना और बिहार के राज्य गीत को जो है मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है कि आपको बिहार में जिला परिषद का सदस्य जो है कितनी आबादी पर चुना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में ग्राम पंचायत का जो गठन है वो लगभग 7,000 की आबादी पर होता है। पंचायत समिति का जो सदस्य है वो लगभग 5,000 की आबादी पर आपको चुना जाता है। और आपको जिला परिषद का जो मेंबर है वो 50,000 की आबादी पर क्या किया जाता है, चुना जाता है। और वार्ड का जो गठन होता है ग्राम पंचायत में वो आपको 500 की आबादी पर होता है। यानी ग्राम पंचायत का गठन 7,000 की आबादी पर, वार्ड का गठन 500 की आबादी पर, पंचायत समिति का मेंबर जो कि जा कर के आगे प्रमुख को चुनता है वो आपको 5,000 की आबादी पर, और आपको जिला परिषद का जो मेंबर है वो 50,000 की आबादी पर चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है बिहार में जिला परिषद का सदस्य कितनी आबादी पर चुना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 50,000। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। ये आपको वर्ग 5 का जो SCERT पर्यावरण की किताब है उसमें से ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे टेस्ट के दौरान। जब मैंने इसको फेसबुक पर अपलोड किया तो कुछ लोग कहे कि सर इसका आंसर गलत है, 14 नवंबर होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्लियर समझ लीजिए, विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे जो है वो आपको 20 नवंबर को मनाया जाता है। और यदि केवल बाल दिवस पूछे न, तब आपका उत्तर 14 नवंबर होगा, जो कि भारत में आपको नेहरू जी के जन्म तिथि के अवसर पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है भारत में। लेकिन यदि आपको विश्व बाल दिवस पूछा जाए तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, 20 नवंबर 20 नवंबर होगा। आगे प्रश्न है और इस प्रश्न में मैंने मिस्टेक कर दिया कि अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण दे दिया हम क्वेश्चन में। लेकिन इसमें जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो है मिक्सचर होता है अम्लराज। तो ये चूँकि अब लिख रहे थे तो उस समय थोड़ा मिस्टेक हुआ दिमाग में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ही रॉन्ग है 8 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपको कि कोहनी में कौन सी संधि होती है। कोहनी में कौन सी संधि होती है, तो देखिए कोहनी में हिंज संधि होती है। कोहनी जो हो हमारा होता है हाथ का, उसमें कौन संधि होती है, हिंज संधि होता है। ये आपको 6, 7, 8 का जो साइंस का बुक है उसमें ये मिल जाएगा। और कोहनी में हिंज संधि होती है, और जहाँ से हमारा हाथ निकलता है न, जिसको कंधा कहते हैं, वहाँ पर आपको कंदुक खनिका संधि होती है। ठीक है, और गर्दन में आपको धुराग्र संधि होती है। गर्दन में धुराग्र संधि होती है। कंधे के पास आपको कंदुक खनिका संधि होती है, और कोहनी में आपको हिंज संधि होती है। ये तीनों चल संधि है। कैसा संधि है, चल संधि, क्योंकि
ये तीनों अंग को हम क्या कर सकते हैं, तो इधर उधर कर सकते हैं। तो ये चल संधि का उदाहरण है। तो इसमें कोहनी में कौन संधि होती है, इनका उत्तर जो है हिंज संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6 वाट। तो आप देख रहे हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें एक जोड़ करके 28 है। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें एक जोड़ करके 65 है। 5 का क्यूब 125 होता है, एक जोड़ करके 126 है। तो 6 का क्यूब 216 होगा और उसमें एक जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अगला है इनमें कौन जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। देखिए कैंसर जो है यह विषाणु या वायरस से होता है। एड्स भी विषाणु या वायरस से होता है। तो कैंसर और एड्स जो है वो आपको किससे होता है, विषाणु से होता है। लेकिन हैजा और तपेदिक जिसको कि ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग भी कहते हैं, ये दोनों आपको जीवाणु से होता है। तो कह रहा है इनमें कौन जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो हैजा भी जीवाणु से उत्पन्न होता है, तपेदिक भी। तो एक से अधिक वाला जो पांचवा विकल्प है ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। अगला है आपको 12 नंबर में कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो 1939 में आपको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़े होंगे। अगला है बेगूसराय का जो कांवर झील है, बेगूसराय का जो कांवर झील है जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो किस पक्षी के लिए यह प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन क्रेन, ये एक विदेशी पक्षी है जो कि उड़ करके आती है भारत के कावेरी झील, कांवर झील तक बेगूसराय में। तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। बेगूसराय का कांवर झील जो है वह किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स से है कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसका उत्तर जो है बांग्लादेश होगा। वैश्विक ग्लोबल यूथ जो जल क्लाइमेट शिखर सम्मेलन है, इनका आयोजन 2022 में आपको बांग्लादेश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी छात्र परिषद को किसने संगठित किया। ये आपको राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद को संगठित करने का कार्य किया। देखिए उनके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है वह क्या करता है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा न अल्टरनेटिव करंट आपको आती है उनके विभव को कम या ज़्यादा करने का काम कौन करती है, प्रत्यावर्ती धारा करती है, ट्रांसफार्मर करती है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को अधिक या कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग से है कि इस वर्ष बबलू का जन्मदिन 27 जनवरी के दिन है जो बुधवार है। बबलू को पता है कि मोहन का जन्मदिन उनके जन्मदिन से ठीक 5वें शुक्रवार को आता है, ठीक 5वें शुक्रवार को आता है। ठीक है, तो इधर 5वें शुक्रवार को आ रहा है, जैसे बुध को इसका जन्म हुआ। ठीक है, किसका, बबलू का। अब शुक्र के बाद जो 5वां शुक्र होगा तो उसके बीच में कितना दिन हो जाएगा, 4 सप्ताह। एक शुक्र के बाद जो 5वां शुक्र होगा तो पहला शुक्र, दूसरा शुक्र, तीसरा, चौथा, 5वां, तो बीच में 4 गो सप्ताह हो जाएगा। तो 4 सप्ताह में कितना दिन, 28 दिन। इधर आपको बुध को बबलू का जन्मदिन है तो बुध से शुक्र के बीच 2 दिन, तो 28 दो कितना दिन हो गया, 30 दिन। तो मोहन बबलू से कितना छोटा है, तो 30 दिन छोटा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है इनमें कौन अलग है, टोपी, घूंघट, पगड़ी, हेलमेट।
तो देखिए टोपी जो है वो आपको अलग है न, पगड़ी भी आपको अलग से बांधा जाता है, हेलमेट भी अलग चीज़ है, लेकिन जो घूंघट है ना, घूंघट, तो ये घूंघट जो है, जो साड़ी होती है ना, उसी को माथे माथे पर ले लिया जाता है, तो उसको घूंघट कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, घूंघट का अलग से घूंघट नहीं आता है। टोपी पगड़ी हेलमेट अलग से आता है, तो इसीलिए घूंघट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 से 999 तक अंक 9 जो है कितनी बार आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 100 से 999 तक, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। 280 बार जो है इसमें क्या आएगा, 9 आएगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी जो है किसको कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। किसको, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। अगला है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई बढ़ जाता, घट जाता, क्या हो जाता। देखिए वायुमंडल के रहने या नहीं रहने से दिन और रात की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, तो दिन और रात की जो लंबाई है वे पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है न, उस पर आपको दिन और रात की घटना जो है वो आपको घूर्णन काल पर क्या करती है, घूर्णन और परिक्रमण काल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वायुमंडल के होने या नहीं होने से दिन रात की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई तो भी उतनी होती जितना कि वायुमंडल होने पर है, तो अप्रभावित रहती, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कि एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो है वह एक दर्दनाशक औषधि है। एस्पिरिन क्या है, आपको एक दर्दनाशक औषधि है, पेन किलर है ना। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुई। आपको पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरा जो 5 ईयर प्लान था उसमें आपको दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, इन 3 जगहों पर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन फल है, निम्न में कौन फल है। ऑप्शन है सेब, भिंडी, टमाटर, मिर्च, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए फल किसको कहते हैं जीव विज्ञान में, तो जिसके अंदर में बीज होता है, जिस फल के जिस चीज़ के अंदर में बीज होता है ना, जिसके अंदर में बीज होता है उसको हम फल कहते हैं। तो सेब के अंदर में बीज होता है, भिंडी के अंदर में भी बीज होता है, टमाटर के अंदर में भी बीज होता है, मिर्च के अंदर में भी बीज होता है। तो ये चारों का चारों किसकी श्रेणी में आएगा, फल की श्रेणी में आएगा। तो एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अनुच्छेद 45 कहता है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 है। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। और अनुच्छेद 21 का क जो है यह संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 का क कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार क्या है, प्राप्त है। तो अनुच्छेद 45 भी शिक्षा से जुड़ा है, अनुच्छेद 21 का क भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए पांचवा विकल्प एक से अधिक वाला इनका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस के विनोद चंद्रन। अगला है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया सलीम अली को, और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। मेधा पाटेकर भी पर्यावरणविद है, और ये जो है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने सूक्ष्म वित्त की अवधारणा दी। तो यहाँ पर वाटरमैन ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो राजेंद्र सिंह इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कथन जो है आपको सही है? दो पूर्णांक का योग हमेशा उनसे बड़ा होगा, ये कहना जो है सही नहीं है। जैसे कि हम -1 और -2 ये दोनों पूर्णांक है, इन दोनों को यदि हम आपस में ऐड करते हैं तो -3 आता है, यह -1 से भी छोटा है, -2 से भी छोटा है। इसी तरह यदि 1 में 0 हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, वह 1 के बराबर है और 0 से बड़ा है। वहीं 2 3 में जोड़ करते हैं तो 5 होता है, यह 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। तो कहने का मतलब दो पूर्णांकों का योग उन दोनों पूर्णांकों से छोटे भी हो सकते हैं, या उन दोनों पूर्णांकों में किसी एक के बराबर भी हो सकते हैं, या उन दोनों पूर्णांकों से बड़े भी हो सकते हैं। अतः यह कहना कि दो पूर्णांक का योग हमेशा उनसे बड़ा होगा क्या है? गलत है। -8 एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो गिनती करते हैं न, तो उसमें माइनस वाली संख्या को हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो जो माइनस वाली संख्या है वो तो गिनती में नहीं आती है, काउंटिंग नंबर में नहीं आती है, अतः वह प्राकृत संख्या नहीं है। यह भी कथन गलत है। 4 सबसे छोटी यौगिक संख्या नहीं है, ये भी बात गलत है, क्योंकि 4 जो है वह सबसे छोटी यौगिक संख्या है न। 5वां है, सम और विषम का गुणनफल हमेशा सम होगा? नहीं, कोई भी आप सम ले लीजिए एक गो, और एक गो विषम ले लीजिए, दोनों का गुणनफल जो है हमेशा विषम होगा। तो इसलिए ये कथन भी गलत है, एक भी कथन इसमें सही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं वाला जो 5वां ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक संरचना क्या है? तो 5+3+3+4, 5 वर्ष जो है जो बेसिक एजुकेशन है उसके लिए न, 3 वर्ष जो है वो आपको इस प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए, अगला 3 वर्ष जो है वो हो गया मिडिल स्कूल 6 7 8, और फिर अगला 4 वर्ष जो है वो हाई स्कूल 9 10 11 12। तो यही 5+3+3+4 की संरचना जो है अपनाई गई है 2020 के शिक्षा नीति के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है? देखिए, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल का नियुक्ति होता है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। तो राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कोई भी अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल के निर्वाचन से जुड़ा हुआ नहीं है। नियुक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन निर्वाचन से जुड़ा हुआ कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। तो चलिए, इस लेक्चर में हमने इन 30 प्रश्नों को करवाया। फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो 3 और टेस्ट हुए हैं उनके वीडियो भी मैं अगले नेक्स्ट टाइम जो है अपलोड करूँगा। आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपको अच्छी लगेगी तो आगे भी मैं
इनको जारी रखूँगा। धन्यवाद।